तो सबलाइम टेक्स्ट के मदद से हम लोग एडिटिंग का काम करेंगे। तो ये हो गया टेक्स्ट मेरा, और एक काम करते हैं, ठीक है, पहले जो HTML का जो बेसिक सा कोड है उसको मैं लिख लेता हूँ। देखो सबलाइम टेक्स्ट में अच्छा क्या है, पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ता है, 2-3 टाइप कर तो पूरा बाकी ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाता है यहाँ पे। जैसे HTML मैंने टाइप किया तो एक सेकेंड, ये मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। पहले इसको मैं इस पेज को मैं सेव कर लेता हूँ, एंड उसके बाद मैं करूँगा इसमें टेस्ट, डबल टी दे रहा हूँ, ऑलरेडी टेस्ट नाम से ऑलरेडी, और नहीं, एक तो अलग फोल्डर में है। तो ये सब मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, पहले समझाया था, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ नया स्टूडेंट है यहाँ पे, कि जब भी तुम लोग को HTML में कुछ भी पेज बनाना है तो पहले तो क्या करना है, कोई भी एक नोटपैड जैसा कोई भी एक टूल ओपन कर लो। मैंने यहाँ पे ओपन किया सबलाइम टेक्स्ट, या तो नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लो, और वहाँ पे जाके तुमको कुछ उस फाइल को, उस पर्टिकुलर फाइल को, फाइल ओपन करने के बाद उस फाइल को सेव कर लो .htm एक्सटेंशन देके। नेम तुम कुछ भी डाल दो, मैंने यहाँ पे नेम टेस्ट दे दिया। एक्सटेंशन यहाँ पे हमेशा HTM या तो HTML दे सकते हो, देके तुम, या तो HTM कोई भी दे सकते हो। उसके बाद इसको सेव कर लो, तो मैंने इसको सेव कर लिया, और यहाँ पे मैं जो बेसिक सा कोड है HTML का वही टाइप कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने HTML लिखते ही बाकी सब ऑटोमेटिकली फिलअप हो चुका है। ये सबलाइम टेक्स्ट का यही मतलब अच्छा ब्यूटी है कि ये ऑटोमेटिकली फिलअप कर लेता है, तुमको टाइम सेव हो जाता है तुम्हारा। तो ये एकदम वेरी बेसिक सा कोड है HTML का। सबसे पहले HTML का टैग आएगा, उसके अंदर हेड टैग के अंदर टाइटल टैग, फिर उसके बाद आएगा बॉडी टैग, और बॉडी टैग के बाद बॉडी टैग खत्म होते ही HTML टैग खत्म हो जाएगा। ये सब मैंने पहले ही पूरा एक्सप्लेन किया था कि जब हेड टैग को स्टार्ट करोगे, कोई भी टैग को जब स्टार्ट करते हैं उसको क्लोज करना बहुत ज़रूरी होता है। रिकमेंडेड है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड है। क्यों करना है मैंने लास्ट टाइम समझाया था। तो ये HTML टैग हो गया, ये हेड टैग, टाइटल टैग, उसके बाद मतलब सब कुछ जो भी आएगा HTML टैग के अंदर ही आएगा। उस HTML टैग के अंदर सबसे पहला टैग आएगा हेड टैग, और हेड टैग का बाद ही आएगा बॉडी टैग, और हेड टैग के अंदर आएगा टाइटल टैग। टाइटल टैग जो होगा वो तुम्हारा वेबसाइट का टाइटल होगा। इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ, और अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। अभी जब मैं ओपन करूँगा यही मेरा पेज हो गया, ठीक है। मैंने इसको सेव किया था, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। नथिंग इज डिस्प्लेड, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक ब्लैंक है, खाली है। क्यों? क्योंकि मेरा बॉडी में मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे बॉडी में लिखता हूँ वेलकम। तो जो भी बॉडी टैग के अंदर जो भी लिखोगे वो एज इट इज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हो गया वेलकम। तो ये सब तो मैंने लास्ट टाइम समझाया था, अभी इसलिए राफली बोल रहा हूँ, शॉर्टली बोल रहा हूँ चीज़ को। तो उसके बाद जो टाइटल, ये जो टाइटल है ये वेबसाइट होगा टाइटल, ठीक है। इसको मैं इधर से एक सेकंड, जस्ट वेट। तो हाँ, तो ये जो हो गया वेबसाइट का टाइटल, ये टाइटल हो गया। फिलहाल यहाँ पे टाइटल उसका नेम आ रहा है, पेज का नेम आ रहा है, लेकिन मुझे पेज का नेम नहीं चाहिए टाइटल में, वेबसाइट का टाइटल चाहिए। तो वेबसाइट का टाइटल क्या होगा, यहाँ पे जो भी लिखोगे, जैसे मैंने दे दिया माई फर्स्ट साइट, तो ये हो गया तुम्हारा वेबसाइट का टाइटल। रिलोड करो इसको तो यहाँ पे आ जाएगा माई फर्स्ट टाइप, और बॉडी के अंदर जो भी लिखोगे वो बॉडी टैग के अंदर जो भी लिखोगे वो यहाँ पे शो करेगा। तो ये सब तो मैंने पहले डिस्कस किया था पूरा डिटेल्स में। एंड ये हो गया बेसिक सा HTML में पेज को बनाने का सबसे बेसिक कोड। ये सब लिखना ही पड़ेगा, इतना सा कोड तुमको लिखना ही पड़ेगा। ये सब कोड नहीं लिखने से पेज नहीं बनने वाला है, HTML में नहीं बनने वाला है। उसके बाद बाकी जो भी कोड होगा, टैग होगा, वो अपने हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से होगा। तो आज का जो टॉपिक है CSS। तो यहाँ पे ये हो गया HTML का पेज, ठीक है। ये किसका पेज है? HTML में बना हुआ पेज है ये। इस पेज को, इस पेज में मुझे ये जो मैंने वेलकम लिखा है, ये जो मैंने वेलकम वाला टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, इसको मुझे बेहतरीन मतलब तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट करना है। तो मैंने HTML का मदद से तुमको सिखाया था कि H1 टैग, ये सब अलग अलग टैग मैंने यूज़ करके सिखाया था तुम लोग को, ठीक है, कि उसको कैसे डिज़ाइनिंग करना है। लेकिन आज हम लोग ये डिज़ाइनिंग का काम CSS का मदद से करने वाले हैं। तो CSS मैंने थोड़ा देर पहले तुम लोग को बोला है कि CSS 3 तरीके से अप्लाई किया जाता है। CSS अप्लाई करने का 3 ऑप्शन है। तो क्या क्या, जैसे मैंने बोला इनलाइन CSS एंड इंटरनल CSS, और उसके बाद हो गया एक्सटर्नल CSS। मैं तीनों ही तरीका मैं समझाऊंगा अभी एक एक करके। तो पहले हम लोग आते हैं CSS इनलाइन। मतलब ये जो टेक्स्ट है इसको एडवांस लुक देना है इसको, ठीक है, अच्छा सा लुक देना है इसको, मतलब डिज़ाइनिंग करना है इसमें।
तो पहला जो CSS का टाइप हो गया अप्लाई करने का, वो हो गया इनलाइन CSS। एक्चुअली इनलाइन CSS जो है वो लास्ट टाइम ऑलरेडी हम लोगों ने किया था, लेकिन मैंने बोला नहीं था कि वही इनलाइन CSS है, तो मैं आज बोलने वाला हूँ। तो इनलाइन CSS किस तरह से होता है, तो देखो इनलाइन CSS को अप्लाई करने के लिए ये जो HTML का कोड है तुम्हारा, HTML का कोड के अंदर ये बॉडी टैग के अंदर जो वेलकम लिखा हुआ है, इसको किसी ना किसी पैराग्राफ के अंदर रखो। तो पैराग्राफ के लिए क्या टैग है, P टैग है। पैराग्राफ के लिए हो गया P टैग, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वेलकम जो टेक्स्ट है इसको मैंने एक पैराग्राफ के अंदर रखा, P टैग। पैराग्राफ के लिए P टैग हो गया, तुम लोग को पता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, स्पेशली इस पैराग्राफ के ऊपर ही मैं डिज़ाइन अप्लाई करने वाला हूँ। टेक्स्ट के ऊपर डिज़ाइन मतलब पैराग्राफ के ऊपर। जो भी डिज़ाइन मैं पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करूँगा ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा, तो इनलाइन CSS अप्लाई कैसे किया जाता है पहले वो समझ लेते हैं हम लोग। तो इनलाइन CSS अप्लाई करने के लिए तुमको यहाँ पे जो पैराग्राफ टैग है उसका जो मतलब पहला टैग है ये वाला, नॉट द क्लोजिंग टैग, ये वाला टैग फर्स्ट टैग जो है, उसमें तुमको एज एन एट्रीब्यूट लिखना है स्टाइल, जो कि हम लोग ने लास्ट टाइम थोड़ा बहुत किया था। यहाँ पे स्टाइल लिखना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे CSS का कोड लिखना है। ये CSS का कोड यहीं पे आएगा। अभी बस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये इनलाइन CSS अप्लाई हो रहा है, मतलब किसी भी टैग के अंदर एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट पास करके जो भी कोड लिखते हैं वही होता है CSS का कोड। दिस इज इनलाइन CSS। रिमेंबर, मैं बोल रहा हूँ इनलाइन के बारे में, नॉट इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो किसी भी टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के एंड स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के जो भी हम लोग कोड लिखेंगे वो हो जाएगा तुम्हारा CSS का कोड। तो मैं यहाँ पे कुछ कोड लगाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे CSS का कोड लगा रहा हूँ, मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया से फॉर एग्जांपल रेड, ठीक है। कुछ भी दे दो, या तो नेवी। याद रखना, जब भी CSS में किसी एट्रीब्यूट का वैल्यू प्रोवाइड करोगे, ये हो गया एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट, और इसका ये हो गया, ये सब हो गया वैल्यूज़। तो हर वैल्यू को हम लोग सेपरेट करते हैं सेमीकोलन से, ठीक है। तो पहले सेमीकोलन कब यूज़ करेंगे, जब मल्टीपल वैल्यू, अभी तो फिलहाल एक ही वैल्यू यूज़ हो रहा है इसीलिए अभी सेमीकोलन की जरूरत नहीं है, पहले इसी को रहने दो। और जो भी वैल्यू लिखोगे वो डबल कोट्स के अंदर आएगा, ध्यान रखना, ये डबल कोट्स के अंदर आ रहा है। इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ, और सेव करके सिंपली मैं अपना पेज को एक बार रीलोड करता हूँ। नाउ यू कैन सी दिस कंप्लीट पैराग्राफ का कलर क्या हो चुका है, ब्लू हो चुका है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। तो मैंने इसको कलर चेंज कर दिया, तो अभी ये दिख रहा है ना, वेलकम। तो ये देखो, ये जो मैंने CSS कोड अप्लाई किया, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टैग के ऊपर अप्लाई किया। तो इनलाइन CSS का मतलब यही हो गया कि किसी भी टैग के अंदर, स्पेशली किसी टैग के अंदर टैग में जाके, स्पेशली जो हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के जो भी CSS कोड अप्लाई करते हैं वो हो गया इनलाइन CSS। तो ये जो मैंने अप्लाई किया, मेरे पास ये एक पैराग्राफ है, मैं और एक पैराग्राफ बना लेता हूँ यहाँ पे। आई हैव वन मोर पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ को भी मैं यहाँ पे कुछ दूसरा लिखा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू Data.com, और मैंने यहाँ पे लिखा जॉइन अस, ठीक है, एंड बी कॉन्फिडेंट। तो अभी देखो ये दूसरा लाइन हो गया, इसको सेव करता हूँ, और ये एक दूसरा पैराग्राफ हो गया। इस पैराग्राफ को भी मुझे अगर कोई दूसरा स्टाइल देना है, समझ लो दूसरा कोई कलर देना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कलर, जस्ट वही रहेगा। मैंने कलर चेंज कर दिया और इसको मैंने सेव किया, और यहाँ पे आके देखो वन मोर पैराग्राफ विथ ए डिफरेंट कलर। अच्छा, हाँ, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है,
माइक के सामने बोलना जो भी बोलना है। कुछ बोला किसी ने? किसी ने कुछ पूछा क्या? चलो फिर आ, अच्छा क्या बोल रहा था, ये हो गया इनलाइन सीएसएस। अच्छा, तो उसी तरह देखो, ये तो पैराग्राफ टैग हो गया। ये क्या टैग है? पी टैग है। कुछ भी टैग हो तुम्हारे मतलब कुछ भी तुम्हारा टैग हो, हर टैग के अंदर तुम इसको अप्लाई कर सकते हो। समझ लो आई हैव गॉट वन मोर टैग एंड दैट इज द हेडर टैग, H1 टैग। तो H1 टैग के अंदर भी मेरा कुछ लिखा हुआ है, सॉरी हाँ हेडर H1 सॉरी। तो इसमें भी मेरा कुछ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हेलो, ठीक है। तो इसको सेव करता हूँ। फिलहाल मैंने देखो, फिलहाल मैंने यहाँ पे कुछ भी CSS कोड लगाया नहीं। CSS कोड मतलब इनलाइन CSS मैंने यहाँ पे लगाया नहीं। ये तो हो गया इनलाइन CSS का कोड हो गया, यहाँ पे मैंने लगाया नहीं। सेव करता हूँ और ये नॉर्मली APR होगा, हेलो वाला वर्ड नॉर्मली APR होगा। इसमें ही मुझे CSS कोड लगाना है, तो बस तरीका वही है। बस इसको कॉपी करो या तो यहाँ पे लिख लो मैन्युअली जाके। मतलब तरीका क्या है, किसी भी टैग के अंदर इनलाइन CSS लगाना है, उस टैग का वो उसका जो स्टार्टिंग टैग है, स्टार्ट टैग है, उसमें जाके तुमको लिखना है, स्टाइल लिखना है, और डबल कोट्स के अंदर जितना भी वैल्यू है वो वैल्यू। अभी वैल्यू तुमको पता होना पड़ेगा, और हम लोग सीखेंगे हर इस आने वाले क्लासेस में ईच एंड एवरी वैल्यूज का मैं क्या क्या मतलब होता है, ये सब वैल्यूज में सिखाऊंगा हर एक एक करके, जितना हो सके मैं सिखाऊंगा। A to Z तो सिखाना पॉसिबल नहीं, लेकिन जो भी मेजोरिटी होगा मैं सिखा दूंगा, मतलब जो मोस्टली यूज होने वाला है। तो यहाँ पे भी मैंने अप्लाई कर दिया। ये मैंने किसके ऊपर अप्लाई किया CSS कोड? ये हेडर H1 टैग के ऊपर मैंने अप्लाई किया। पहले किसके था? P टैग के था, ठीक है। तो ये जैसे मैंने इसमें दूसरा कलर दे दिया, इसको मैंने कर दिया येलो। तो लाइक दिस यू कैन सी हियर, ये हो गया कंप्लीटली येलो कलर का। तो ये हो रहा है क्या? इनलाइन CSS। मैंने बोलने का मतलब क्या है, CSS कोड, CSS वैल्यू क्या, वो तो आएंगे बाद में धीरे धीरे, लेकिन पहले ये तीनों का बीच में फर्क समझ लो। फर्क तीनों का बीच में समझना है मुझे, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अभी हम लोग समझ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इनलाइन CSS समझ रहे हैं हम लोग। तुम चाहे तो ये पूरा का पूरा कोड, ये पूरा CSS कोड मतलब किसी भी टैग में लगा सकते हो। ये बॉडी टैग में भी तुम इसको लगा सकते हो। यू कैन असाइन दिस कोड बॉडी टैग में भी इसको लगा सकते हो। मैंने इसको सेव कर दिया, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। मैंने इसमें ये सेव कर लिया, ये देखो ये कंप्लीट बॉडी के ऊपर अप्लाई हो चुका है अभी, क्योंकि मैंने उसको लगाया कहाँ पे? बॉडी टैग पे लगाया है। तो किसी भी टैग में जाके उस स्पेशली उस टैग के ऊपर ही अप्लाई होगा वो। ये पूरा का पूरा बॉडी में क्यों कलर आ रहा है? क्योंकि मैंने ये बॉडी टैग में लगा दिया, इसीलिए पूरा, क्योंकि तुम लोग को पता है ये पूरा का पूरा एरिया बॉडी है, इसीलिए पूरा का पूरा बॉडी में ही वो स्टाइल इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो जिस टैग में स्टाइल कोड लगाओगे उसी टैग में वो स्टाइल इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो अगर तुमको बॉडी में ये नहीं चाहिए तो इसको हटा दो, सिंपल सा बात है। तो इस तरह से जैसे मेरे पास डिव टैग हो गया, जैसे मैंने तुम लोग का लास्ट टाइम सिखाया था डिव टैग। डिव टैग के ऊपर हम लोग अलग से एक क्लास ही करेंगे, क्योंकि जो लेआउट बनाना होता है वो डिव टैग से बना, डिव टैग की मदद से हम लोग बनाते हैं। लेआउट मतलब इस पूरा का पूरा इसको लेआउट डिजाइन करना। जैसे तुम लोगों ने वर्डप्रेस में मिला था, तुम लोगों को वर्डप्रेस में क्या होता है, एक अपना सा लेआउट बन के आता है, वहाँ पे थीम में अलग अलग, थीम में अलग अलग लेआउट होता है। तो वो लेआउट का काम हम लोग बनाते हैं डिव टैग की मदद से। डिव टैग में CSS अप्लाई करके हम लोग लेआउट बनाते हैं, तो वो तो बाद में आएगा। तो ये जैसे डिव टैग हो गया, यहाँ पे एक मैंने डिव टैग लगा दिया, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने कुछ लिख दिया। सो फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया डाटाकॉम IT इंस्टीट्यूट। तो ये भी एक टैग हो गया, दूसरा टैग है। तो इसमें भी तुम लगा सकते हो CSS। मैंने इसको कॉपी किया, देखो सिर्फ यही वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो हंड्रेड्स ऑफ है, उसमें बाद में आएंगे हम लोग क्या क्या वैल्यू होता है। जिसमें समझा रहा हूँ, फर्क समझा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ लगा सकते हो। मतलब बोलने का मतलब यही है कि तुम इनलाइन CSS का कोड किसी भी टैग में लगा सकते हो। हाँ वो टैग उस हिसाब से एप्लीकेबल होना पड़ेगा। तो ये हो गया, मैंने ये डिव टैग के अंदर लगा दिया। इसको रिलोड करते हैं। तो ये डिव टैग मैंने इसको शायद सेव नहीं किया। ये डिव टैग यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ओ मैंने इसका कलर दिया नहीं। चलो इसका मैं कुछ कलर दे देता हूँ। मैंने इसको कर दिया पिंक, और ये मैंने यहाँ पे सेवन कलर, ये डबल कोट्स को मैंने दिया नहीं था, तो थोड़ा हल्का सा मिस्टेक तुम्हारा वहाँ पे रिजल्ट नहीं आएगा, ये सब ध्यान में रखना तुम लोग। तो ये हो गया डिव टैग, ठीक है। तो इस तरह से
दिस इज ऑल अबाउट इनलाइन CSS. नाउ वी विल मूव ऑन टू इंटरनल CSS. इनलाइन CSS हम लोगों ने समझ लिया, अभी समझना है इंटरनल CSS. देखो कोड डिज़ाइन यही अप्लाई होगा, लेकिन अप्लाई करने का तरीका अलग होगा. ये हो गया इनलाइन CSS के मदद से इस डिज़ाइन को अप्लाई किया. इसी डिज़ाइन को तुमको अगर इंटरनल CSS के मोड से अगर अप्लाई करना है तो कैसे करोगे? कोड भी सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, हल्का सा एक चेंज होगा, वहां पे मैं दिखा रहा हूं. तो चेंज क्या होगा? देखो इंटरनल CSS अप्लाई करने के लिए तरीका ये हो गया. तो ये तुम लोगों ने, अच्छा मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों को सेंड नहीं किया था ना, एक्चुअली मेरा वो तबीयत ठीक नहीं था पूरा. लास्ट वीक ही मैं ज़्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया क्लास में भी, और ऐसे में काम नहीं कर पाया. मैं आज सेंड कर दूंगा, मेरे पास वो सेव है शायद लास्ट टाइम का. हाँ वो सेव ही है ऑलरेडी, मेरा फाइल है ऑलरेडी. ये तो मैं दूसरा फाइल में कर रहा हूँ अभी, तो मिल जाएगा. तो हाँ, इनलाइन इंटरनल CSS, सॉरी, हाँ इंटरनल CSS. तो देखो इंटरनल CSS कैसे अप्लाई करेंगे, तो तरीका क्या है? तो यहाँ पे जितना भी ये सबको मैं काम कर, अच्छा रहने दो अभी. तो इंटरनल CSS अप्लाई करने का तरीका हो गया कि हेड टैग के अंदर, याद रखना हेड टैग के अंदर तुमको जस्ट जहाँ पे टाइटल टैग, ये तो हेड टैग हो गया ना, तो हेड टैग के अंदर जहाँ पे टाइटल टैग खत्म हो रहा है उसके ठीक बाद, लेकिन किसके अंदर? हेड टैग के अंदर. ये स्टार्ट या क्लोज टैग, यहाँ पे तुमको लिखना है स्टाइल, स्टाइल लिखना है, ठीक है. और उसके बाद ये टाइप, उसके बाद ये लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये बाद में आएगा, ये नहीं लिखने में चलेगा अभी. हेड टैग के अंदर टाइटल टैग के बाद स्टाइल टैग, और फिर यहाँ पे हमको CSS का कोड लिखना है इस स्टाइल टैग के अंदर. कैसे लिखना है मैं बोल रहा हूँ, यही सेम डिज़ाइन में, ये तो इनलाइन था, अभी मैं इंटरनल, इसी को बोलते हैं इंटरनल CSS. इस तरीके से अगर अप्लाई करोगे दिस इज कॉल्ड इंटरनल CSS. तो यही सेम डिज़ाइन अगर यहाँ पे अप्लाई करना है तो कैसे करूँगा? तो मैं ये जो यहाँ पे इनलाइन CSS अप्लाई किया हुआ है इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, क्योंकि मुझे इसको इंटरनल CSS के मदद से अप्लाई करना है, ठीक है. तो कैसे करूँगा? अच्छा अभी देखो, ये क्या है? पैराग्राफ है. ये क्या है? पैराग्राफ. तो पैराग्राफ के लिए यहाँ पे मुझे लिखना है क्या? P लिखना है. फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी टैग के ऊपर तुमको CSS अप्लाई करना है उस टैग का नाम, इसे, लेकिन एंगल ब्रैकेट मत देना, एंगल ब्रैकेट को मत देना, एंगल ब्रैकेट मत देना. जो भी टैग के ऊपर अप्लाई करना चाहते उस टैग का नेम मैंने दिया P, और इसके बाद वो जो वैल्यू मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है. इसी के अंदर जो मैंने वैल्यू अप्लाई किया था वो, सॉरी मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, सॉरी स्टाइल नहीं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर. और मैंने क्या दिया था बैकग्राउंड कलर, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको यहाँ पे पेस्ट करके. टोमेटो दिया था, ठीक है. क्या हो रहा है भाई? हाँ TOMA. अच्छा ये हो गया, और इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट यहाँ पे भी करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों किया नहीं? देखो जब सिंगल वैल्यू अप्लाई करोगे तो नहीं करने से भी चलता है, अगर मल्टीपल वैल्यू अप्लाई करो तो सेमीकोलन देना ही पड़ेगा. तो मैंने अभी दे के रखा है, बाद में मैं मल्टीपल वैल्यू अप्लाई करना दिखाऊंगा अभी. तो देखो यहाँ से मैंने इस P टैग के लिए ये वाला डिज़ाइन यहाँ से उठा के मैंने कहाँ लिख दिया? यहाँ लिख दिया. तरीका, लिखने का तरीका अलग है थोड़ा, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है. जस्ट यहाँ पे स्टाइल लिखना है, स्टाइल टैग के अंदर टैग, स्टाइल टैग लगाना है हेड टैग के अंदर, फिर टैग का नेम, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू टाइप करना है. मैंने यहाँ पे दिया ये. अभी यहाँ पे जाके देखो, ये तो पुराना वाला है ना, इसको रीलोड करूँगा तो वही एज इट इज़ रह जाएगा, चेंज नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? ये देखो चेंज नहीं हो रहा है. मैंने तो यहाँ से हटा दिया था ना, लेकिन फिर भी चेंज क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यही टैग, यही स्टाइल CSS का कोड मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया.
अगर समझ लो मैंने यहाँ से हटा दिया तो क्या होगा, देखो सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, तो वो जो पहला वाला टेक्स्ट है उसके ऊपर कोई स्टाइल अभी एप्लीकेबल नहीं रहेगा, देखो चला गया वो। समझ में आ रहा है? तो ये जो मैंने अप्लाई किया ये हो गया इंटरनल CSS। इस तरीके से अप्लाई करने का तरीका को बोलते हैं इंटरनल CSS, लाइक दिस यू कैन सी हियर। तो इंटरनल CSS, जैसे यहाँ पे अभी देखो और एक P टैग है, अच्छा इसमें बाद में आऊँगा। और क्या टैग है? H1 टैग। तो इसके लिए भी मुझे अप्लाई करना है, तो तरीका क्या है, इसको यहाँ से हटाओ। ये तो इनलाइन CSS का तरीका हो गया। मुझे अगर इसी H1 के ऊपर मुझे इंटरनल CSS का मदद से अप्लाई करना है तो मैं उस टैग का नेम टाइप करूँगा। टैग का नेम क्या था? H1, और फिर वही बैकग्राउंड कलर मैंने दिया था क्या? येलो। सेव करता हूँ। यहाँ पे आके देखो ये एज इट इज़ रह जाएगा क्योंकि मैंने इंटरनल के मदद से इसको अप्लाई कर दिया। सब का वही केस है। फिर डिव के लिए भी वही तरीका होगा। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे टैग का नेम क्या है? डिव, एंगल ब्रैकेट नहीं देना है, जस्ट टैग का नेम कर्ली ब्रैकेट के अंदर बैकग्राउंड कलर। फिर कलर क्या दिया था मैंने वहाँ पे? उसका ग्रे। और ये हो गया यहाँ पे ये अप्लाई, ये देखो, ठीक है ना? तो इस तरीके से तो ये मैंने दिया था इसलिए वहाँ पे आ रहा था। हाँ, ये एंगल आ रहा था इसलिए ये वाला। अच्छा फिर भी आ रहा है, मैंने इसको शायद सेव नहीं किया। ओहो सॉरी, ये तो इसका है। ये कहाँ से? और डाटा कॉम इंस्टीट्यूट लास्ट वाला लाइन है, ये आ गया। हाँ सॉरी, ठीक है। तो ये तो जस्ट दूसरा बात था। हाँ, ये हो गया इंटरनल CSS का। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया। क्या कंफ्यूजन? देखो इंटरनल CSS के मदद से जब हम लोग डिज़ाइन अप्लाई करेंगे तो पैराग्राफ हो, ये पॉसिबल है कि मेरा पॉसिबल नहीं होगा ये कि बॉडी टैग के अंदर मल्टीपल पैराग्राफ टैग हो सकता है, P टैग हो सकता है। जैसे ये एक P टैग हो गया, ये दूसरा P टैग हो गया, दो P टैग है। अगर पहले क्या था, इस P टैग में टोमेटो कलर था और इस P टैग में अभी भी ग्रे कलर है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस P टैग को अलग कलर, इस P टैग को मैं अलग कलर देना चाहता हूँ, तो मेरा यहाँ पे ऑप्शन क्या है? मेरे यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं P टैग के लिए P ही लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो कौन सा P टैग को ये पॉइंट कर रहा है? ये जो बैकग्राउंड कलर टोमेटो है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसको इसको उठाता हूँ, मैं देखो इसको मैं यहाँ से उठा देता हूँ, तो होगा क्या? तो ये यहाँ पे क्या होगा, जितना भी P टैग है सब के ऊपर यही कलर अप्लाई हो जाएगा। ये जितना भी P टैग है सब के ऊपर यही कलर अप्लाई हो जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ फिर से। तो पहले देखो ये था, अभी ये दोनों के ऊपर P टैग में सेम कलर अप्लाई हो चुका है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखो ये इनलाइन CSS के मदद से तो हम लोग इसका तो ये तो कर पाते थे कि अलग अलग P टैग के लिए अलग अलग डिज़ाइन अप्लाई कर पाते थे क्योंकि डायरेक्ट हम लोगों ने टैग में जाके उसको अप्लाई कर दिया। लेकिन जब इंटरनल CSS अप्लाई करते हैं तो P, जितना भी P टैग है सबके लिए तो P ही लिखना पड़ेगा, या तो जितना भी H1 टैग है सबके लिए एक ही H1 लिखना पड़ेगा। दो P या दो H1 लिखने से नहीं होने वाला है। तो इसका सोल्यूशन है, उसको हम लोग बाद में थोड़ा आएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं देखिए क्लास। यहाँ पे हम लोग क्लास बनाते हैं या तो ID क्रिएट करते हैं, तो वो मैं अभी नहीं, आज का क्लास में नहीं, अगले क्लास में डिस्कस करूँगा, वो थोड़ा एडवांस पार्ट में जाएगा। तो आज मैं ये तीनों टाइप का जस्ट फ़र्क समझा रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ का यहाँ पे सोल्यूशन है। यहाँ पे कोई यहाँ पे इतना तुम लोग को टेंशन नहीं लेना है कि ये मैं कैसे अप्लाई कर दूँ, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया इनलाइन CSS का तरीका। मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक बार। इनलाइन CSS और इंटरनल CSS का फ़र्क में यही है कि इनलाइन CSS किसी टैग में जाके ही, उसका स्टार्ट टैग में जाके ही स्टाइल प्रॉपर्टी लगा के उसको वैल्यू CSS का जो कोड लिखते हैं वही हो गया इनलाइन CSS। और इंटरनल CSS की हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लगाओ और स्टाइल टैग के अंदर टैग का नेम यूज़ करके जो भी CSS का कोड लिखोगे वो हो जाएगा इनलाइन CSS।
and finally let's come to the third option, that is the external CSS. देखो तीनों का ही रिजल्ट एक ही आने वाला है, लेकिन अप्लाई करने का तरीका अलग है। अभी सवाल ये है, मैं जब पेज को डिज़ाइन करूँगा तो कौन सा तरीका अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन तुम्हारा एक्चुअल यहाँ पे सबसे बेहतरीन तरीका होता है एक्सटर्नल CSS, जो अभी हम लोगों ने किया नहीं, अभी करने वाले हैं हम लोग थोड़ा देर बाद एक्सटर्नल CSS। और वो क्यों करना है एक्सटर्नल CSS वो भी मैं बोलने वाला हूँ, उसका रीज़न क्या है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, टाइम टू टाइम हम लोगों को इनलाइन CSS भी कभी कभी अप्लाई करना पड़ता है और इंटरनल भी, लेकिन वो बहुत रेयर है। मोस्टली केसेस, ज़्यादातर केसेस में हम लोगों को एक्सटर्नल CSS ही अप्लाई करना है। देखो तुम्हारा मर्जी है, तुम इनलाइन कर सकते हो, एक्सटर्नल कर सकते हो, इंटरनल कर सकते हो, लेकिन रेकमेंडेड यही है कि एक्सटर्नल करना है। क्यों करना है उसका भी मैं रीज़न थोड़ा देर बाद अभी क्लियर कर दूंगा, आंसर में भी दे दूंगा उसका। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक्सटर्नल CSS में। तो इसका नाम से ही पता चल रहा है एक्सटर्नल CSS मतलब जो भी CSS का कोड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो अलग सा एक फाइल में लिखेंगे और इस HTML फाइल को उस CSS फाइल से लिंक कर देंगे हम लोग। तो कैसे करना है मैं दिखा रहा हूँ इसको। तो तुम लोगों को करना क्या है, अलग सा एक फाइल बना लो, ठीक है। और इस फाइल को, जैसे पहले वाला फाइल को हम लोगों ने क्या नेम से सेव किया था, HTM से, क्योंकि वो HTML फाइल था। इस बार जो नया फाइल बना रहे हैं इसको हम लोग सेव करेंगे। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसका नेम तुम कुछ भी दे दो, लेकिन रेकमेंडेड ये है कि एक यूनिवर्सल नेम यूज़ करना अच्छा होता है। स्टाइल नाम हो गया, स्टाइल देना, तुम लोग कुछ भी नेम दे सकते हो, बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन यूनिवर्सल एक नेमिंग सिस्टम होता है कि हमेशा स्टाइल, जो CSS का जो एक्सटर्नल फाइल होता है उसका नेम हमेशा स्टाइल ही रखना, ठीक है। नॉट कंपलसरी बट रिकमेंडेड। और इसका एक्सटेंशन लेकिन यही होना पड़ेगा .css, क्योंकि ये हम लोग बना रहे हैं CSS फाइल, तो इसीलिए इसका एक्सटेंशन भी क्या होना पड़ेगा, .css। बस सेव कर लो, मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये .css फाइल हो गया। ये एकदम आसान है, देखो अभी हो जाएगा, ज़्यादा काम नहीं है यहाँ पे। अभी करना क्या है, यही सब जो कोड मैंने इंटरनल CSS में अप्लाई किया था यहाँ से मैं उसको उठा दूंगा, यहाँ से, क्योंकि मुझे तो अभी अप्लाई करना है एक्सटर्नल CSS। तो यही सब जो कोड मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था इसको मैं उठा के style.css फाइल में पेस्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये अलग सा फाइल है, वहाँ पे मैं वहाँ सेव कर रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे इस बार इस टैग का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरनल अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे तो ना इंटरनल CSS अभी है, ना तो यहाँ पे इनलाइन CSS बना हुआ है। अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये हो गया एक्सटर्नल CSS, ठीक है। तो इस फाइल को भी यहाँ पे सेव कर लो और इसको भी यहाँ पे सेव कर लो। लेकिन अभी तक नहीं हुआ, अभी जब मैं पेज को रीलोड करूँगा तो देखो सब CSS का कोड काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इस फाइल को इस फाइल के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए हम लोग को एक टैग यूज़ करना है, और उस टैग का नाम हो गया लिंक टैग। और उस लिंक टैग को कहाँ लिखना है, वही हेड टैग के अंदर ही लिखना है। यहाँ पे लिखना है लिंक। देखो ये पूरा का पूरा उसने टाइप कर दिया, मुझे लिखने का जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। तुम लोग इसको नोट डाउन में करने का जरूरत नहीं है, मैं सेंड कर दूंगा आज नहीं करूंगा, मैं कल में डेफिनेटली सबको सेंड कर दूंगा, ठीक है। मुझे ईमेल आईडी देकर रखना मुझे। और अगर तुम लोगों ने लिख लिया तो ठीक ही है, कोई बात नहीं है। तो ये क्या बोल रहा था, हाँ, यहाँ पे इस तरह से लिखना पड़ेगा तुमको। लिंक लिखने के बाद ये रिलेशन मतलब, ठीक है, स्टाइल शीट, उसके बाद टाइप, इस तरह से जैसे लिखा हुआ है वैसे ही सेम लिखना है। और उसके बाद href, इसमें तुमको तुम्हारा CSS फाइल का नेम लिखना है। तो मेरा CSS फाइल का नेम क्या है, स्टाइल डॉट CSS, बस सॉरी ये डॉट होगा। सो दिस इज हाउ टू प्रोवाइड लिंक। मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया अभी, style.css मतलब इस फाइल का मैंने यहाँ पे लिंक डाल दिया। तो बस यही काम है। अभी इसको सेव करता हूँ और देखो अभी पेज को मैं रीलोड करता हूँ, देखो पूरा का पूरा CSS कोड यहाँ पे अप्लाई हो चुका है अभी।
तो ये हो गया थर्ड ऑप्शन, एक्सटर्नल CSS। तो इस तरह से हम लोग तीनों तरीके से CSS का कोड तो वही रहता है। देखो कोड चेंज नहीं है, कोड तो क्या है तुम देख सकते हो, कोड तो CSS का कोड तो यही है, अप्लाई करने का तरीका अलग है। पहले मैंने इनलाइन में किया, उसके बाद मैंने इंटरनल में किया, फाइनली मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल में जाके इसको अप्लाई किया। और अभी जो मैं तुमको जो सवाल का वो है, सवाल के आंसर देने वाला हूँ कि एक्सटर्नल क्यों करते हैं हम लोग। देखो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कितना लाइन है यहाँ पे, ये CSS फाइल में कितना लाइन लिखा हुआ है, जस्ट 3 लाइन है, ओनली 3 लाइन्स। लेकिन जब एक फुल फ्लेज्ड वेबसाइट बनाओगे वहाँ पे तुमको हंड्रेड्स ऑफ CSS का लाइन कोड लिखना पड़ेगा। जैसे हम लोग का जो लास्ट टाइम का वर्डप्रेस साइट ही समझ लो, जैसे वो जो वर्डप्रेस का साइट तुम लोगों ने सीखा था, तो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे जंप फोल्डर के अंदर, htdocs के अंदर कोई भी एक साइट ले लो, जैसे ये वाला लास्ट टाइम मैंने किया था किसी बैच का। तो यहाँ पे मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ, थीम में जा सकते हो, ठीक है। थीम में जाने के बाद कौन सा थीम में जाना है, देखो इसी थीम में मैं आ जा रहा हूँ। तो ये देखो ये style.css फाइल है इसका, ठीक है। ये क्या है, इसका style.css फाइल है। इसको अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ, तो क्या बोल रहा है, यस करता हूँ, नहीं नहीं ये तो फाइल नहीं है, सॉरी, क्या आ गया ये, आज वेट करो, एडिट, ठीक है। ये देखो ये मैंने इसको जस्ट डायरेक्ट नोटपैड में ओपन कर दिया, ठीक है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है, नोटपैड में ओपन किया मैंने, इसको सबलाइन में ओपन नहीं किया, इसलिए इस तरह से दिख रहा है। लेकिन तुम देखो यहाँ पे इसका लाइन देखो, तुम नोटिस करो यहाँ पे, ये देखो अभी ध्यान से देखो कितना जा रहा है, देखो हजारों लाइन है यहाँ पे। ये सब CSS कोड है, ध्यान में रखो, ये सब क्या है, CSS कोड, कितना लंबा लाइन है ये। तो ये तो कुछ भी नहीं है अभी हम लोग जो कर रहे हैं, ये तो वही फाइल है style.css। तो हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पे तो 3 लाइन है। तो अच्छा, मेरा जो मैं क्वेश्चन क्या था कि हम लोग को एक्सटर्नल CSS अप्लाई करना रेकमेंडेड है, क्यों। देखो HTML तुम्हारे पास तो जो HTML जो फाइल है इसका अपना एक साइज होगा, इसका अपना एक लेंथ होगा, HTML कोड होगा यहाँ पे। और HTML पेज में सिर्फ HTML का कोड नहीं होता है, यहाँ पे PHP का भी कोड होगा। अगर कोई तुम बड़ा सा वेबसाइट ले लो ना, बड़ा सा मतलब अगर कोई भी एक मीडियम रेंज का अगर वेबसाइट ले लोगे, तो यहाँ पे HTML का भी कोड होगा, PHP का भी कोड होगा, जावास्क्रिप्ट का भी कोड होगा, इस तरह का। अभी तो एडवांस जो वेबसाइट्स हो गया उन लोग वो सब वेबसाइट में तो तुम्हारा कोई बहुत सारा लैंग्वेजेस होता है, बहुत सारा कोड होता है। तुम्हारा jQuery, JSON, Node.js, React.js, अलग अलग कोड होता है, ठीक है। अभी पाइथन स्क्रिप्ट में भी आ गया, रूबी ऑन रेल्स आ गया, उसके बाद तुम्हारा बहुत सारा ये सब कोड होता है, हंड्रेड्स ऑफ कोड। तो सबका कोड एक ही फाइल में आएगा, और होगा क्या, तब ये इस फाइल का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ऊपर से तुमने लगा दिया CSS का इतना बड़ा फाइल, इतना लंबा लाइन वाला कोड तुमने यहाँ पे एक ही फाइल में लगा दिया। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा, ये जो पेज जब लोड होगा ना, तो लोडिंग स्पीड इसका बढ़ जाएगा, पेज लोडिंग स्पीड बढ़ जाएगा, मतलब पेज लोड होते हुए समय लेगा। और उससे फाइनली अभी तो तुमको समझ में आया नहीं, जिन लोगों का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, मैं तब बाद में जाके ये सब एक्सप्लेन करूंगा, ये सब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जिन लोगों का है, ये जब पेज लोडिंग स्पीड बढ़ता है ना, तो इससे तुम्हारा एसईओ में इफेक्ट करता है, ये नेगेटिव इफेक्ट डालता है एसईओ में, तुम्हारा पेज का रैंकिंग घट जाएगा। क्या रैंकिंग, वो बाद में आएगा जब डिजिटल मार्केटिंग का टॉपिक में डिस्कस करूंगा एसईओ में, पेज का रैंकिंग घट। तो ये बहुत ही एक बड़ा नेगेटिव तुम्हारे लिए पॉइंट हो सकता है, अगर तुम एक ही फाइल में CSS का कोड लगा दोगे, पेज लोडिंग स्पीड बढ़ जाएगा, और लोडिंग स्पीड तुम्हारा पेज लोडिंग स्पीड बढ़ गया, मतलब वो एसईओ में तुम्हारा रैंकिंग में तुमको बैड इफेक्ट देने वाला है, तुम्हारा रैंकिंग घटेगा, ठीक है। तो वो हो गया रीज़न, इसीलिए हम लोग अलग से लिखते हैं ताकि पेज का लोडिंग स्पीड नॉर्मल रहे, और अलग से फाइल से ही CSS का कोड को उठाया जाए। तो ये हो गया तीनों तरीका CSS कोड को अप्लाई करने का। तो बोलो अभी किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। मैंने जस्ट तीनों तरीका समझाया। आज आने वाले क्लासेस में हम लोग पूरा का पूरा CSS कोड को समझेंगे, क्या क्या वैल्यू होता है, किस तरह से डिज़ाइनिंग करना है। मैंने अभी तो कुछ डिज़ाइनिंग सिखाया नहीं तुम लोग को,
ये तो जस्ट सिंपली इस तरह से कलर मैंने अप्लाई किया। अभी आने वाले क्लासेस में हम लोग सब कुछ सीखेंगे, कलर, डिजाइन, लेआउट, बॉर्डर, एवरीथिंग, ये सब वो सब क्या क्या पता नहीं, आने वाले क्लास में समझ में आएगा तुम लोग को। तो फिलहाल के लिए इस क्लास में अगर किसी का कोई सवाल है तो नाउ यू कैन आस्क, बोलो। अदरवाइज मैं आज क्लास को यहाँ पे फिनिश करने वाला हूँ। हैकिंग अगर मैं अलग से करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ? अगर हाँ साइबर हाँ, सिक्योरिटी नहीं करती, क्या क्या बोला? अगर मैं एथिकल हैकिंग करना चाहती हूँ तो, हाँ, और साइबर सिक्योरिटी, ये दोनों एक साथ आएगा या अलग अलग कर सकते अलग अलग है। देखो, साइबर सिक्योरिटी का बहुत सारा ट्रैक है। एक तो मैंने जैसे बोला सिस्को साइबर सिक्योरिटी हो गया, ठीक है। फिर उसी तरह तुम्हारा साइबर सिक्योरिटी का एक नॉर्मल साइबर सिक्योरिटी हो गया, फिर एक हो गया वेब बेस्ड साइबर सिक्योरिटी हो गया, फिर एक हो गया तुम्हारा नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी हो गया। बोला अलग अलग तरीका होता है। नॉर्मल जो साइबर सिक्योरिटी कोर्स है वो एथिकल हैकिंग कोर्स से एकदम सेम है, सेम सिलेबस है दोनों का ऑलमोस्ट। जो रेगुलर साइबर सिक्योरिटी कोर्स है उसका सिलेबस और एथिकल हैकिंग कोर्स का सिलेबस एकदम सेम है, ऑलमोस्ट 90% सेम है। तो लेकिन जो सिस्को साइबर सिक्योरिटी अभी जैसे मैंने बोला थोड़ा देर पहले, वो टोटली अलग है। उसमें कंप्लीटली सिक्योरिटी ही सिखाया जाएगा, ओनली सिक्योरिटी। अलग अलग तरीके से नेटवर्क या तो वेबसाइट या तो ऑर्गेनाइज या तो सिस्टम को कैसे सिक्योर्ड करना है वो सब सिखाया जाएगा। और दो सिक्योरिटी पॉलिसी, सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स आर अप्लाइड बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर डिवाइसेस, वो सब उसमें आता है, ठीक है। और जो नॉर्मल साइबर सिक्योरिटी कोर्स है वो एथिकल हैकिंग कोर्स का सेम सिलेबस है, वो अलग सिलेबस नहीं। ये एथिकल हैकिंग कोर्स यूसी काउंसिल यूनिवर्सिटी अमेरिका उसके अंडर होता है। हम लोग इसको ट्रेनिंग देते हैं, सर्टिफिकेशन उसी के अंदर आएगा। हैं? सर हाँ सबको तो समझ में नहीं आया। जी, अगर हम क्लास जाके क्लास करते तो वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, माइक के सामने बोलो। सर हम वहाँ जाके क्लास करें, मतलब ऑनलाइन इतना तो समझ में नहीं आएगा शुरुआत में। हम्म जाके क्लास कर सकते हैं क्या? अभी तो लॉकडाउन है शायद। नहीं नहीं, अभी तो सब देखो, मैं अभी जितना भी क्लास हो रहा है सब ऑनलाइन में ही हो रहा है, क्योंकि अभी ऑफलाइन में क्लास, अभी तो ये देखो मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ, सिर्फ तुमको नहीं सबको ही बोल रहा हूँ मैं, ये मैंने ऑनलाइन में क्यों शुरू किया। ये सब मेरा ऑफलाइन में ही होता है क्लास, ठीक है। तो अभी जो हालात है, अभी लॉकडाउन खुलने से भी तुम लोग आ पाओगे इसका भी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 15 अगस्त से पहले कोई भी इंस्टीट्यूशन को खोलने का अलाउड नहीं है, फिर भी हम लोग क्लास कर रहे हैं थोड़ा बहुत ऑफलाइन में भी। तो एक तो ये हो गया। सेकेंडली यहाँ पे एक तुम्हारा खुद का सेफ्टी की भी बात है, तुम लोग का भी सेफ्टी और हम लोग का भी सेफ्टी है। क्योंकि ज़्यादा गैदरिंग होगा, ज़्यादा पब्लिक एरिया में तुम लोग मतलब पब्लिक इस तरह से ट्रांसपोर्ट होके आओगे तो यहाँ पे सबका एक सेफ्टी का एक रिस्क हो जाता है। तो क्लासेस जो है ऑफलाइन में हम लोग ऑलरेडी शुरू कर दिया हम लोगों ने। जैसे हम लोगों ने 1 जून से ही मैंने शुरू कर दिया क्लास ऑफलाइन मोड में, ठीक है। और वो ऑफलाइन मोड में क्लास ज़्यादा कैंडिडेट को नहीं ले रहे हैं हम लोग, 2-3 कैंडिडेट या तो एक ग्रुप में 5 कैंडिडेट ले रहे हैं, बस उतना ही मैक्सिमम। लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन अलग कोर्स नहीं है, सेम कोर्स में बार बार बोल रहा हूँ। जो कोर्स हम लोग ऑफलाइन में सिखाएंगे वही को हम लोग ब्रॉडकास्ट करेंगे ऑनलाइन में। अभी तो लॉकडाउन है इसीलिए ऑफलाइन में क्लास नहीं हो रहा है रिसेंटली, लेकिन ये सेम कोर्स ही है। जैसे मैं अगर क्लास में सिखा रहा हूँ उसी कोर्स को मैं ऑनलाइन में ब्रॉडकास्ट करवाता हूँ, अलग कोर्स नहीं है। तो वही बात है। तो लॉकडाउन खोलने से नो डाउट वो ऑफलाइन भी शुरू हो जाएगा, लेकिन क्लास कंटिन्यू चलता रहेगा। इसी कोर्स को हम लोग ऑफलाइन में कंटिन्यू करेंगे, ऑफलाइन में अलग से नहीं, इसी को हम लोग कंटिन्यू कर देंगे ऑफलाइन में। और कोई सवाल और किसी मैं का? जो रहिए सर, सुन लीजिए। हाँ हाँ सर हेलो। हाँ हेलो हाँ, क्या? सर, देवदीप बोल रहा हूँ। बोलो। मैं बोल रहा था हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है उसमें हाँ, से ये CSS जावास्क्रिप्ट भी आप इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं उसमें नहीं आएगा, ये पैकेज कोर्स में आता है। तो मैंने जो अभी सीखा तो ये मेरा काम का मतलब तुम्हारा क्या कोर्स है? बाद में इनका फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग का है बस। और उसमें तुमको वर्डप्रेस मिलेगा, ये सब नहीं मिलेगा। तो ये मेरे को अभी इतना ज़रूरी नहीं है मतलब। नहीं नहीं, ये तो जरूरी नहीं है, कोर्स के हिसाब से होता है ना, मैंने से पहले ही बोला। तो तुम्हारा जैसे किसी ने अगर हाँ, तो वही ओनली डिजिटल मतलब। हाँ, मार्केटिंग लिया है ना, तो उन लोगों को वर्डप्रेस के मदद से वेबसाइट डिजाइन करना सिखाया। जैसे तुम लोग सीख रहे हो ना, तुम लोग का लास्ट क्लास होता ना, शायद कल हुआ था। तो मतलब आप CSS में मेरे को इंक्लूड करेंगे क्या अगला क्लास में? और ये नहीं, क्योंकि मैंने बोला बोला था ना तुम लोग को 1 जुलाई से
जिसने भी इनरोल अच्छा अच्छा नहीं पैकेज में, उन लोगों का कल से, मतलब कल से जिन लोगों ने एनरोल नहीं किया उन लोगों को ये सब का क्लास डिटेल्स नहीं मिलेगा। मतलब तो आज तो 30 जून है ना, इसीलिए आज तक मिल रहा है तुम लोग को क्लास का डिटेल्स। तो कल से, और जिसने ठीक जिसका जो कोर्स है उसी कोर्स का ही उन लोगों को मतलब ये लिंक मिलेगा। तो ठीक उसके बाद मतलब वो सब सेपरेट हो जाएगा जिसका जो भी कोर्स है। ठीक है। तो और और किसी एक का सवाल सवाल टॉपिक से जुड़ा हुआ? सर, हाँ, और डीआईवी टैग का क्या मतलब था? डीफ टैग में तुम लोग को समझाऊंगा, अभी तक हुआ नहीं कंप्लीट डीफ टैग, क्योंकि HTML का क्योंकि अभी थोड़ा बाकी है, जैसे वो फॉर्म बनाना और ये डीफ टैग भी मैं समझाऊंगा। तो अभी ये इसको छोड़ दो, मैं समझाऊंगा, इसके ऊपर क्लास ही करूंगा मैं। HTML के ऊपर मैं और 1-2 क्लास करूंगा, तब बाकी जो है मैं सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है। ओके सर। ओके। सर टीचर, जो उसका तो रेट कम आ जाएगा ना अगर साइबर सिक्योरिटी कोई नहीं करता है, सिर्फ एथिकल नॉर्मल है हाँ हाँ, रहता है वो कोर्स वाला। क्या बोला? तो आपने पहले 80,000 ऐसे बोला था, रेट कुछ चार्ज 5,000 बोला था साइबर सिक्योरिटी जो एडवांस वाला था। हाँ, वो सिस्को साइबर सिक्योरिटी कोर्स है, 85,000 कोर्स फीस है उसका। जो एथिकल हैकिंग का कितना एथिकल रहेगा? हैकिंग का 15,000 कोर्स फीस है, 15,000। और कितना दिन में खत्म हो जाएगा 3 ये? मंथ्स का, 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स का। हाँ अच्छा, तो अभी बाद में हम ऑफलाइन कर सकते हैं क्या, अभी अगर ऑनलाइन शुरू कर दिया तो? हाँ, डेफिनेटली, क्यों नहीं, मेरा यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तुम जो कोर्स ऑनलाइन में कर रहे हो यही कोर्स हम लोग बाद में ऑफलाइन में कंटिन्यू करेंगे, यही कोर्स को। किसी का अगर कोई डाउट भी रह गया है, समझ लो किसी ने समझ में आया नहीं, उन लोगों को मैं फिर से रिपीट क्लास दे दूंगा। जैसे मेरा और नया बैच होगा उसमें रिपीट ज्वाइन कर सकते हो, फिर से ज्वाइन कर सकते हो। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, हम्म। थैंक यू सर। और किसी का कोई सवाल नहीं है तो ठीक है, आज यहीं पे मैं क्लोज करता हूँ क्लास। और सर लास्ट टाइम का रिकॉर्डिंग है क्या? कौन लास्ट कौन बोल रहा है? लूसी ओह अच्छा, एची लास्ट लास्ट टाइम का रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा लास्ट एक्चुअली। में मैं एक्चुअली क्या होता है, मैंने तुम लोग को बोला था ना, बहुत सारा क्लास करना पड़ता है। कभी कभी रिकॉर्डिंग करता हूँ, कभी कभी नहीं करता हूँ, भूल जाता हूँ कभी कभी मैं भी। और मेरा यहाँ पे हार्ड डिस्क में स्पेस ही नहीं रहता है, इतना रिकॉर्डिंग करने से मतलब क्या आता है, स्पेस खाली हो जाता है हर क्लास का। ठीक है, मैं अगर लास्ट अगर है तो मैं चेक कर लूंगा, भेज दूंगा मैं रिकॉर्डिंग। ओके ओके ठीक है। चलिए तो आज मैं कुछ ओके आज मैं ये तुमने बोला था ना कुछ प्रॉब्लम, और आज नहीं करूँगा। और भी क्लास है मेरा अभी, 11:30 को और क्लास है, रोबोटिक्स की क्लास है, तो थोड़ा कर रेस्ट पा करना रही है हूँ, मुझे। मतलब मैं हाँ हाँ नहीं कर पा रही हूँ, हाँ। प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही ठीक है, मैं कल ट्राई करूँगा, मैं कल समय मिलने के ट्राई करूँगा। हूँ। ठीक है। जी जी ओके, ओके। थैंक यू। ओके, बाय बाय। तो बाय एवरीबॉडी, भाई सर बाय बाय।